रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान की और अमेरिका की इसराइल की जंग के सिलसिले में आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है। अमरीकी मुज़ाकरात का जो वफ्द है वो पाकिस्तान में पहुँच गया है। ईरानी मुज़ाकरातकार जो हैं वो भी इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। अमरीकी वफद में कौन कौन है? उसमें JD वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जेरेड कुशनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और ये इसराइल का बहुत बड़ा हामी है और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के बहुत करीब करने में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। स्टीव विटकॉफ ये भी इसराइल का एक बहुत बड़ा हामी है, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं। JD वेंस इस जंग के इतना हक में नहीं था। ये एक ऐसी शख्सियत है जो बैलेंस कर सकती है इस मुज़ाकराती टीम को, और ये तीनों लोग अमरीकी वफद की नुमाइंदगी करेंगे मुज़ाकरात में। ईरानी वफद के अंदर बुनियादी तौर पे दो लोग हैं। एक मोहम्मद बाकर कालीबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और इसके बाद ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची। ये वहां से दो लोग हैं। एक तरफ तीन लोग हैं, एक तरफ दो लोग हैं। ये लोग मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इसमें सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान की सरजमीन पे इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इन दोनों के पाकिस्तान आने पर रद्द-ए-अमल कैसा था हमारी जानिब से? तो देखें, पाकिस्तान की मीडिया ने तो बड़ी गेम उठाई। ज़्यादा बात वो अमेरिकन की कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि अमरीकी नायब सदर है तो एक गर्मजोशी पाकिस्तान की तरफ से होती है हमेशा। हमें लगता है वो दुनिया का सबसे, क्योंकि ताकतवर मुल्क है, उनके पास पैसा वैसा बहुत है, हमारी पॉलिसी भी वहाँ से अक्सर बन के आती है। लिहाजा बड़ी ज़बरदस्त शानदार कवरेज और शानदार तबसरे जो है वो अमरीकी जो वफद है उसके हवाले से हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरानी वफद पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पे जिस तरह का इस्तकबाल और जिस तरह की बातचीत ईरानी वफद के हवाले से हुई, अमेरिकन को उनका 10% भी नहीं मिला। यानी पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज़्यादा जो इस्तकबाल किया गया और जो खुशामदीद कहा गया वो ईरानी वफद को कहा गया। वैसे भी वो जंग को जीत कर आ रहे हैं, उनके पास ये तासुर है कि वो जंग को जीते हुए हैं, और ये तासुर मैं अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद पे नहीं कह रहा। ये अमेरिकन जो लोग तबसरा कर रहे हैं उनका भी ये कहना है कि ईरान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर गया है इस लड़ाई में। इसराइल और अमेरिका का उसने बहुत नुकसान किया है, और कमज़ोर होने के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, वसाइल की कमी के बावजूद ईरान ने जिस किस्म की लड़ाई लड़ी है वो तारीख में एक मिसाल के तौर पे याद रखी जाएगी। अब दोनों ममालिक ने ज़बरदस्त किस्म की जंग लड़ी है, मगर दोनों की जानिब से कोई भी फौजी नहीं आया। दोनों जानिब से सियासी लोग आए हैं, कोई फौजी नहीं आया दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों ये जानते हैं कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना है, हुक्म की तामील करना है। मुज़ाकरात और पॉलिसी बनाने जैसे जो अहम मामलात हैं वो फौजियों को नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कोई फौजी नहीं आया, और दोनों में से दबाव किस पर ज़्यादा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साबित कर रहे हैं दोनों के बयानात। पहले आप बयानात देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत दबाव में है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन में भी है, बड़े दबाव में भी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिल्कुल साफ है, यहां उनके बयानात हैं, आपको यहां से साबित हो जाएगा। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लें। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई है, और ज्यादा शिद्दत के साथ हम कार्रवाई करेंगे। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क पोस्ट से टेलीफोनिक बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने कहा कि जल्द पता चल जाएगा कि अगले 24 घंटों में ही हमें यह समझ आ जाएगी कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। की कमेटी ईरान की जानिब से आई है 2 रुकनी, उसमें जो सरबराह हैं वो मोहम्मद बाकर कालीबाफ हैं। उन्होंने कहा कि 2 ऐसे इकदामात हैं जो होने चाहिए थे, और ये जंगबंदी के मुज़ाकरात से पहले होने चाहिए थे, और ये शराइत थी। मुज़ाकरात से कबल जंगबंदी की 2 शराइत पर अमल दरामद जरूरी है, यानी मुज़ाकरात से पहले इन पर अमल दरामद होना चाहिए। नंबर 1, लबनान में जंगबंदी, कि लबनान के ऊपर बिल्कुल इसराइल का अटैक खत्म हो जाए। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उससे पहले ये हमला बंद होना चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा मुंजमद ईरानी असासों की बहाली। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से ईरान के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, और उन पाबंदियों के जरिए से ईरान के जहां जहां पे असासे थे या पैसा पड़ा हुआ था उस पैसे को होल्ड कर दिया गया था, फ्रीज कर लिया गया था, या मुंजमद कर दिया गया था। ये पैसा कितना है इसके बारे में मेरे पास एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस पैसे की अमाउंट कितनी बड़ी है। ये विकिपीडिया के मुताबिक और डिफरेंट यहां पे आलमी खबर रसां इदारे हैं, उनकी रिपोर्टों के मुताबिक ये पैसा $100 अरब से लेकर $120 अरब तक बनता है।
बहुत बड़ी अमाउंट है, बड़ी ह्यूज अमाउंट है, किसी भी मुल्क की किस्मत बदल सकती है। तो ईरान का इतना पैसा मुल्कों के अंदर होल्ड पड़ा हुआ है और इसमें बेशुमार पैसा जो है वो डॉलर पड़े हुए हैं। ईरान ये पैसा हासिल कर सकता है अगर ये असासे डी फ्रीज हो जाए तो, और ये बड़ा आसानी से हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से किया जा सकता है, सिर्फ बैठना है और उस पर बात करनी है। तो अब इसमें ये पैसा कहां कहां पड़ा हुआ है, इसमें देखें सबसे पहले तो इसमें $2 अरब अमेरिका में पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा जो पैसा है वो जनवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक $7 अरब साउथ कोरिया में है, $6 अरब इराक में है, $20 अरब चाइना में है, $1.5 अरब जापान में है, $1.6 अरब लग्जमबर्ग में है। इसी तरह पूरी दुनिया में ईरान का पैसा पड़ा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी के बाद उस पैसे को फ्रीज कर दिया गया था। अब वो पैसा ईरान चाहता है कि रिलीज किया जाए, क्योंकि जंगबंदी की शराइत में से एक शर्त यह भी थी, और मुज़ाकरात से पहले रिलीज किया जाए। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है, अगर ईरान को मिल जाता है तो मैंने तकलीफ हुई थी और हम सबको लगता था कि पता नहीं अब हम क्या कर देंगे। तो ईरान में ये वैसा इंसिडेंट है तो हमें समझना चाहिए, या हम बेहतर समझ सकते हैं कि इसकी तकलीफ कितनी होती है। बच्चे स्कूल गए पढ़ने के लिए, ये 12 साल तक की उम्र के बच्चे थे, 7 से 12 साल। तो वो तकलीफ उनके चेहरे पे काली बाफ के नजर आ रही थी। और इन बच्चों के साथ अगर वो आए हैं तो वो अपना हक छोड़ के जाने वाले तो नहीं है, जो मुझे लगता है। तो ये बड़ी एक जज्बाती मनादिर थे। फिर जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी वीडियोस दिखाई दी एयरपोर्ट पे, आर्मी चीफ उनको लेने के लिए गए, इसहाक डार उनको लेने के लिए गए, बाकी लोग लेने के लिए गए। देखें हालात कैसे बदल जाते हैं। कल तक इसी ईरान के सहाफ़ियों को मना किया जा रहा था कि इनको मीडिया पे ना लिया जाए, और ईरान के खिलाफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खबरें फीड की जा रही थी कि आप ये खबरें दें। थोड़े दिन पहले तक यही आर्मी चीफ जब सऊदी अरब में जाके वहां के वजीर दिफा से मिले तो ये खबरें बाकायदा मीडिया पर चलवाई गई जानबूझकर टाउटों के जरिए से कि आर्मी चीफ कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर गए हैं, जो जंग में उतरने का ऐलान या इशारा है कि पाकिस्तान पूरी ताकत से यहां पे खड़ा हो जाएगा और कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अंदर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है, ये एक बहुत बड़ी अलामत है। इस किस्म की बातें की गई थी। आज उसी ईरानी वफद को जो है वो इस्तकबाल करने के लिए आर्मी चीफ गए। देखिए सियासतदानों की पॉलिसी हमेशा बहुत बेहतर होती है। ये इमरान खान की पॉलिसी थी। 2019 में इमरान खान ने पूरी कौम को समझाया और पूरी दुनिया को समझाया कि लड़ाई में मसले का हल नहीं है, बैठकर बात करते हैं। इमरान खान ने सालिसी भी करवाई सऊदी अरब और ईरान के हवाले से, आपको याद होगा। तब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज जो सियासतदान है वो भी यही कर रहे हैं। तो जब सियासतदान कोई फैसला करता है या सियासतदान किसी मामले को देखता है ना, तो बड़ा शानदार हल सियासतदान निकालते हैं। इसीलिए ईरान ने और अमेरिका ने सियासतदानों को भेजा है, जर्नैलों को नहीं भेजा। जर्नैलों को उन्होंने मैदान जंग में भेजा है, लेकिन हमारे यहां पे जब जर्नैल फैसला करते हैं तो गलत फैसला कर देते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए। और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो तनाज़ात हैं या जो इंडिया के साथ हमारे तनाज़ात हैं, वो सियासतदान बैठकर, अमेरिकन भी आ रहे हैं, ईरानी भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो बीच में एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यहां पे बैठ के आप लोग मुज़ाकरात कर लें, हम सहूलत दे रहे हैं। यही पाकिस्तान का रोल होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब को अपने मुल्क की पॉलिसी का पता होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी फौज क्या सोच रही है, उनका वजीर आजम क्या सोच रहा है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड निज़ाम चला रहे हैं ना पाकिस्तान में। तो उनको आइडिया होना चाहिए कि निज़ाम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसका हिस्सा है। तो उस हिसाब से वो ट्वीट करें, जितनी चादर है उतने पांव फैलाएं, अपनी औकात देख के उसके मुताबिक बात करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने लंबी छलांग मारी और फिर जिस तरह उनकी ट्वीट डिलीट करवाई गई, ये बड़ा अफसोसनाक है, बहुत तकलीफ दे। पीएमएलएन देखें, वो ये दावा करते हैं कि ये डिलीट कर दिया एक्स ने खुद ही, लेकिन बहुत सारे लोग सबूत ला ला कर दिखा रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने डिलीट खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद की है। और कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब दावे कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा इमरान भाई मामला ये नहीं है कि ट्वीट डिलीट हुई है, जिस तरीके से डिलीट करवाई गई है, इतने उम्र रसीदा सियासतदान से इस तरीके से ये काम करवाना ये नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई, मुझे उनकी बहुत तकलीफ है। मैं नहीं चाहता कि किसी ने जो मुझे बातें बताई हैं वो बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। ख्वाजा आसिफ से आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस तरह बात करनी नहीं चाहिए। जिसने मुझे बताई है वो बात मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता कि वो हकीकत किस लेवल तक है, लेकिन उनका दावा यह था कि मैं अल्फन कहता हूं कि ये मामला ऐसे हुआ। बहरहाल
ख्वाजा साहब को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या करना चल रहा। तो इनके दिमाग में ये होता है कि खसारा पूरा करना है, कहीं से भी कर लो, क्योंकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जितना खसारा था आज उससे दुगना खसारा है। मैंने डाटा आपके सामने एक दिन पहले रखा था। तो अब हुआ यह है कि जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 थी और आज इन्होंने कम करने की खुशखबरी सुनाई है, तो आज भी कीमत 366 है, यानी उससे तो बहुत ज्यादा है। भाई अगर आलमी मंडी में कम हो गई तो आप भी कम कर लें। इमरान खान के दौर में जितना महंगा था वो तो आज तक नहीं हुआ, तो आपको चाहिए इमरान खान के दौर से सस्ता करें। भाई उससे सस्ता नहीं करते तो कम से कम उतना तो करें जितना पहले था। फिर नेक्स्ट वीलॉग में और इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी खबर आए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।